हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट, यानी स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होगा उसको कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, आज के क्लास में जो है हम लोग यानी कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ लिए हैं। आज के क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखेंगे कि स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है, तो आज का जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। देखिएगा, बहुत ही आसान है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक मेथड होता है। क्या होता है? तो एक मेथड होता है, जिस मेथड को क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड। जिसको क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड, यानी एकक नियम। हिंदी में एकक नियम, यूनिटरी मेथड। इसको अप्लाई किया जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट हम पिछले क्लास में आपको बताए हैं कि ये क्या होता है। नहीं, तो इसका दो तरह का ही कॉन्सेप्ट होता है। इसका दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है कि यानी एक आदमी को नहीं, या एक लड़का को, एक बॉयज को यानी कि 2 मैंगो मिलता है खाने के लिए। यानी एक लड़का को 2 आम मिलता है खाने के लिए। नहीं, एक लड़का को 2 आम मिलता है खाने के लिए, तो 2 लड़का को कितना आम मिलेगा? नहीं, 2 लड़का को कितना मिलेगा? तो एक को कितना मिलता है? तो 2। एक को 2, तो 2 को कितना मिलेगा? तो सीधा सा है 2 गुने 2 यानी कि 4। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन एक ही स्टेप में अगर क्लियर हो जाए, तो ये पहला स्टेप हुआ और ये दूसरा स्टेप हुआ। तो 2 ही स्टेप में जब क्लियर हो जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन में होता क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन में सेकेंड स्टेप में सीधा गुना कर दिया जाता है। नहीं, लेकिन यही आपको कहे कि 10 लड़का को 20 आम मिलता है। 10 लड़का को कितना आम मिलता है? 20 आम मिलता है। तो 8 लड़का को कितना आम मिलेगा? नहीं, 8 लड़का को कितना आम मिलेगा? तो इस तरह का जो है सो क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे? तो चूँकि 10 को 20 10 को 20, तो 1 को यानी 20/10 यानी यहाँ पर क्या करते हैं? तो इधर जो नंबर रहता है उसको यानी कि नोमिनेटर में, और इधर जो नंबर रहता है उसको डिनोमिनेटर में। तो कितना को पूछा था? तो 8 को। नहीं, तो 20/10 इंटू 8, 20/10 इंटू 8 काटिए, यानी कितना आ जाएगा? 16। तो यहाँ पर क्या होता है कि 3 स्टेप में सॉल्व हो रहा है। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में तो जो क्वेश्चन कहता है वही। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? तो यानी कि इधर वाला जो नंबर रहता है राइट साइड वाला, उसमें डिवाइड करते हैं लेफ्ट साइड वाले नंबर से। और थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है? तो थर्ड स्टेप में जो नंबर रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग बना करके देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा हम लोगों से। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या है हमारा? तो क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। कहता है कितना, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या कहता है? तो पहला नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो देख लीजिए, यानी कि कार्बन सॉलिड होता है, इसका कंबसन ऑक्सीजन में कराते हैं, यानी इसको ऑक्सीजन में जलाते हैं, तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। और स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट, तो बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट हमको आता है तो कोई भी स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो, हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले लिख लीजिए, यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं? तो 1 मोल कार्बन, और क्या लिख सकते हैं? 1 मोल O2 और 1 मोल CO2।
उसके बाद मास भी लिख लेते हैं। यहाँ पर 12 ग्राम कार्बन, यहाँ पर 32 ग्राम O2। और जो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को नहीं देखे हैं, पीछे का वीडियो जो है सो देख लें और देख करके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। उसके बाद यहाँ 44 ग्राम क्या हो जाएगा, तो 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2। अब कहता है 1 मोल कार्बन इज बर्नट इन 1 मोल कार्बन इज बर्नट इन एयर, बर्नट इन एयर, यानी कि एयर मतलब ऑक्सीजन। तो कहता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1 मोल कार्बन का, यानी 1 मोल कार्बन का कंबसन, यानी 1 मोल कार्बन को जलाएंगे, 1 मोल कार्बन को जलाएंगे तो कितना जो है CO2 ऑब्टेंड होगा, नहीं कितना CO2 ऑब्टेंड होगा। तो 1 मोल कार्बन से 1 मोल CO2 नहीं, या क्या कह सकते हैं 1 मोल कार्बन से 44 ग्राम CO2, 1 मोल कार्बन से 44 ग्राम CO2। यही कॉन्सेप्ट है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बार बार कहते हैं। पीछे वाले तो क्लास का वीडियो देख करके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो यहाँ पर जो है 1 मोल कार्बन, 1 मोल CO2 या 44 ग्राम CO2। तो पहला क्वेश्चन तो एक ही लाइन में बन गया कि आप कह सकते हैं 1 मोल CO2 या क्या कह सकते हैं 44 ग्राम CO2। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, तो 1 मोल कार्बन इज बर्नट इन 16 ग्राम O2। कहता है 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम O2 में जलाया जाता है। 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम O2 में जलाया जाता है। लेकिन रूल क्या कहता है कि 1 मोल कार्बन का कंप्लीटली कंबसन, 1 मोल कार्बन का कंप्लीटली कंबसन कितना ऑक्सीजन में होगा, तो 32 ग्राम में। कितना में होगा, 32 ग्राम में। लेकिन दे कितना रहा है, तो 16 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब है कि 1 मोल कार्बन का कंप्लीटली कंबसन पॉसिबल है, तो नहीं, क्योंकि रूल कहता है चाहिए 32 ग्राम। रूल क्या कहता है, चाहिए 32 ग्राम, यानी स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट कहता है चाहिए 32 ग्राम, और क्वेश्चन कहता है कि हम दे रहे हैं 16 ग्राम ही। हम कितना दे रहे हैं, तो 16 ग्राम ही दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये कम दे रहा है हमको, तो ये कम दे रहा है, यानी जितना ज़रूरत है, जितना रिक्वायर्ड है, उस रिक्वायर्ड मात्रा से ये कम दे रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट। क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। कहने का मतलब हुआ कि हमको जो है 50 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर जाना है, और हमको 1 लीटर ही पेट्रोल दे रहा है। कितना दे रहा है, 1 लीटर, और गाड़ी का एवरेज 50 किलोमीटर ही है। मोटरसाइकिल का एवरेज कितना है, 50 किलोमीटर ही है, और जाना कितना है, 100 किलोमीटर। तो क्या हम 100 किलोमीटर जा पाएंगे, तो नहीं, क्योंकि 1 लीटर ही पेट्रोल दिया है, तो 1 लीटर में हम 50 किलोमीटर ही जा पाएंगे, नहीं 50 किलोमीटर ही जा पाएंगे। तो वही कितना दे रहा है हमको ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम ही ऑक्सीजन दे रहा है। तो इसका मतलब है कि कार्बन पूरा का पूरा नहीं जलेगा। तो नहीं जलेगा तो किसकी कमी से, तो ऑक्सीजन की कमी से। तो ऑक्सीजन की कमी से तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट। तो कितना हम दूरी तय करेंगे, कितना दूरी हम तय करेंगे, ये कौन डिटरमाइन करेगा, गाड़ी की पेट्रोल, तो पेट्रोल। नहीं, कितना दूरी हम तय करेंगे ये कौन डिटरमाइन करेगा, तो पेट्रोल, क्योंकि 1 लीटर है तो 50 किलोमीटर ही दूरी तय करेंगे। नहीं, तो घट रहा है कौन चीज़, तो पेट्रोल। 1 लीटर और रहता तो हमको 100 किलोमीटर जाना था, हम चले जाते। नहीं, 1 लीटर यानी कि 1 लीटर और देता तो 100 किलोमीटर जाना था तो चले जाते, लेकिन हमको 1 ही लीटर दे रहा है, 1 ही लीटर दे रहा है। तो इसका मतलब हमको जहाँ जाना है वहाँ हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो कितना जाएंगे, तो कौन बताएगा, तो पेट्रोल। तो उसी तरह कितना जलेगा कार्बन, कितना मोल कार्बन का कंबसन होगा, कौन बताएगा, तो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट ही बताएगा कि कितना CO2 बनेगा और नहीं बनेगा। तो कैसे, तो देख लीजिए कि सिंस 32 ग्राम O2 गिव्स 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2, so 1 ग्राम O2 gives 44/32 ग्राम CO2।
सो कितना ग्राम हमको O2 दिया है, यानी 32 ग्राम से तो 44 ग्राम, 32 ग्राम से कितना ऑब्टेंड होता है 44 ग्राम, तो 1 ग्राम से तो 44/32, 1 ग्राम से 44/32, तो कितना हमको ऑक्सीजन दिया है तो 16 ग्राम, तो 16 ग्राम से नहीं 16 ग्राम से तो 44/32 इंटू 16 नहीं 16 ग्राम CO2, तो 2 टाइम्स और 22 यानी 22 ग्राम CO2, यानी 16 ग्राम हमको ऑक्सीजन दे रहा है, 16 ग्राम हमको ऑक्सीजन दे रहा है, तो उससे हमको कितना CO2 ऑब्टेंड होगा तो 22 ग्राम CO2 ऑब्टेंड होगा। कितना और CO2 ऑब्टेंड होगा तो 22 ग्राम। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 2 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ O2, तो 1 मोल को तो चाहिए 32 ग्राम, 1 मोल को कितना ऑक्सीजन चाहिए तो 1 मोल कार्बन को पूरा जलने के लिए 1 मोल कार्बन को पूरा जलने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए तो 32 ग्राम, तो 2 मोल को जलने के लिए कितना ज़रूरत होगा तो 64 ग्राम, कितना तो 64 ग्राम, और दे कितना रहा है तो दे रहा है यहाँ पर 16 ग्राम ही, इसका मतलब है कि ऑलरेडी यही सबसे कम दे रहा है हमको, तो जो कम रहता है वही लिमिटिंग रिएजेंट, तो सेम यानी कि जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन बना था वैसे ही ये थर्ड नंबर क्वेश्चन भी क्या होगा तो बनेगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही बताएगा कि कितना CO2 बनेगा, यानी पेट्रोल बताएगा कि गाड़ी कितना दूर चलेगा, यानी कितना पेट्रोल है यही बताएगा कि गाड़ी कितना दूर चलेगा। तो उसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन बताएगा कि कितना CO2 क्या होगा तो बनेगा। तो लिखेंगे फिर वही सिंस 16 ग्राम से कितना ऑब्टेंड होता है तो 44 ग्राम CO2, तो 44 ग्राम CO2, तो 1 ग्राम से 44/16 नहीं 32 से तो 32, तो 1 ग्राम से इतना, तो दिया कितना है तो 16 ग्राम, तो 44/32 इंटू 16 वही 2 टाइम्स और 22, यानी कि आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं 22 ग्राम क्या हो जाएगा CO2, यहाँ पर भी क्या होगा 22 ग्राम CO2, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 मोल जो कार्बन दिया था नहीं 2 मोल अधिकांश कार्बन क्या होगा बचा हुआ रह जाएगा, अधिकांश कार्बन क्या होगा बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। कहता है कि हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो पहले यहाँ पर क्या कीजिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, यानी कि कहता है कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से नहीं 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर ऑब्टेन्ड होगा, कितना कॉपर ऑब्टेन्ड होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर इसको आप यदि सॉल्व कीजिएगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा तो देखते हैं, पहले निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ, क्या निकालते हैं मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट। तो मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट निकालिएगा तो कॉपर का 63.5 आप प्लस सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 × 4 यानी कि 159.5 ग्राम, यानी कि मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट इतना निकल गया। अब जो है यानी कि यहाँ पर जो मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट हम निकाले हैं इसको एक लाइन और बढ़ा देते हैं, यानी कि 63.5 ग्राम और ये 32 ग्राम और ये 64 ग्राम, अब ये 159.5 ग्राम। अब बताइए कि ये किसका मोलर मास है तो कॉपर सल्फेट का, यानी कि
159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना है? तो कॉपर है 63.5, कॉपर है 63.5। सल्फर कितना है? तो 32 ग्राम। कितना है? 32 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना है? 64 ग्राम। नहीं, यानी 159.5 ग्राम में 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर है? तो 63.5 ग्राम। और सल्फर तो 32 ग्राम और ऑक्सीजन तो 64 ग्राम। ऑक्सीजन कितना? 64 ग्राम। तो हमको कितना कॉपर सल्फेट में पूछ रहा है? तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट। कितना में? 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में। तो आप यहाँ पर इसको कैसे सोल्व कीजिएगा? सिंस 159.5 ग्राम ऑफ CuSO4 gives 63.5 ग्राम कॉपर, यानी इतना ग्राम कॉपर सल्फेट जो है, इतना ग्राम कॉपर सल्फेट इतना ग्राम कॉपर देता है। इतना ग्राम क्या देता है? कॉपर देता है। तो 1 ग्राम कितना देगा? तो आपको हम यूनिटरी मेथड का बताए हुए हैं कि इधर वाला जो नंबर रहेगा न्यूमरेटर में और इधर वाला जो नंबर रहेगा उसको डिनोमिनेटर में। तो 63.5 बाई 159.5 हो गया। तो 159.5 कितना देता है? तो 63.5 ग्राम कॉपर। तो 1 ग्राम कितना देगा? तो 63.5 बाई 159.5 ग्राम। तो कितना हमको कॉपर सल्फेट है? तो 100 ग्राम। तो 100 ग्राम से कितना ऑब्टेंड होगा? तो 100 ग्राम से कितना कॉपर ऑब्टेंड होगा? तो 63.5 बाय ग्राम, ग्राम यहाँ भी कर दीजिए, और 159.5 ग्राम इंटू 100 ग्राम, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 39.81 ग्राम कॉपर हो जाएगा। नहीं, तो एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया और एक ही क्वेश्चन हमको इसमें पूछा था। लेकिन एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहेगा कि इसी में कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना सल्फर ऑब्टेंड होगा। यहाँ कॉपर पूछा था, यहाँ क्या पूछा था? कॉपर पूछा था, लेकिन कहता 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना सल्फर ऑब्टेंड होगा। नहीं, तो सल्फर के लिए चलते हैं। तो यानी कि सल्फर के लिए तो अगेन कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे फिर वही कि सिंस 159.5 ग्राम CuSO4 गिव्स, तो यानी कि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना सल्फर है? तो 32 ग्राम। तो 32 ग्राम सल्फर, तो 1 ग्राम कॉपर सल्फेट गिव्स तो 32 बाई 159.5, तो कितना ग्राम? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट, 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट से 32 ग्राम सल्फर क्या होता है? ऑब्टेंड होता है। 32 ग्राम सल्फर ऑब्टेंड होता है। तो 100 ग्राम से कितना होगा? तो लिखे हैं यहाँ पर 1 ग्राम से तो 32 बाई इतना, तो 100 ग्राम से तो इतना। इसका आंसर जो है सो आप लोग कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा कि कितना इसका आंसर आता है। उसके बाद आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 3rd नंबर में। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 3rd नंबर क्वेश्चन कहता है N2 और H2 रिएक्ट करके NH3 बनाता है और रिएक्शन दिया हुआ है। कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड इफ इतना ग्राम N2 रिएक्ट विथ इतना ग्राम H2। ठीक है। विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड? इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास? तो पहले हम देखते हैं रिएक्शन को, उसके बाद जो है सो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 3rd नंबर क्वेश्चन है।
थर्ड नंबर में N2 गैस है जो कि H2 गैस से क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, तो अमोनिया गैस। क्या बनाता है, अमोनिया गैस। ठीक है, यहाँ पर 3 होगा, बैलेंस कर लिए हैं। उसके बाद कैलकुलेशन हमको करना है, तो चूँकि मास दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका मास लिखेंगे। नहीं, मास लिखेंगे और आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 14 × 2 यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं 28 ग्राम N2 और यहाँ पर 6 ग्राम H2। कैसे, तो हाइड्रोजन का 1 × 2 × 3 तो कितना होगा, 6 ग्राम, और नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 × 3 तो 14 + 1 × 3 यानी कि कितना, 17, और 17 × 2 तो 34 ग्राम NH3, 34 ग्राम NH3। तो चूँकि मास से रिलेटेड हमको कैलकुलेशन करना था, नहीं, मास से रिलेटेड कैलकुलेशन करना था, इसलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट जो है जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका मास लिखे हैं। उसका क्या लिखे हैं, मास लिखे हैं। अब कैलकुलेशन करते हैं। क्या कहता है कि कितना कितना ग्राम रिएक्ट करता है, तो कहता है कि इतना ग्राम N2 और इतना ग्राम H2 जब रिएक्ट करता है तो कितना NH3 बनता है, ये हमको बताइए। क्वेश्चन यही कहता है कि इतना ग्राम N2 और इतना ग्राम H2 रिएक्ट करता है तो कितना ग्राम NH3 क्या करता है, बनाता है, ये बताइए। तो N2 कितना दिया हुआ है, तो N2 दिया हुआ है 2 × 10⁻³ ग्राम, H2 तो 1 × 10⁻³ ग्राम, और पूछ रहा है कितना NH3 बनेगा। नहीं, तो जब दो रिएक्टेंट हो और दोनों रिएक्टेंट का मास दिया हुआ रहे या वैल्यू दिया हुआ रहे, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको सबसे पहले खोजना पड़ता है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। उसके बाद ही हम पता करेंगे कि कितना NH3 क्या होगा, बनेगा, कितना NH3 क्या होगा, बनेगा। तो इसको अगर लिखिएगा आप तो 2000 ग्राम भी लिख सकते हैं और इसको 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। अब हमको जो है इसमें डिटरमाइन क्या करना है, तो इसमें डिटरमाइन करना है लिमिटिंग रिएजेंट का, कि कौन इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है। तो दो तरीका से हम लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन करके देखेंगे। बहुत ही आसान मेथड है, इसको देखिएगा, ठीक है, बहुत ही आसान मेथड है। और दो तरीका से हम पता लगा लेंगे कि कौन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट है। उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट मेथड, यानी कि फर्स्ट मेथड यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन करने का। तो आप कह सकते हैं कि सिंस 28 ग्राम N2 रिएक्ट्स विथ 6 ग्राम H2, यानी कि ये स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट है। और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लिखे हैं कि 28 ग्राम N2 को रिएक्ट करने के लिए 28 ग्राम N2 को रिएक्ट करने के लिए कितना H2 चाहिए, 6 ग्राम, नहीं, यानी कि 28 ग्राम N2 को रिएक्ट करने के लिए 6 ग्राम H2 चाहिए। तो सिंस 28 ग्राम N2 रिएक्ट्स विथ 6 ग्राम H2, सो 1 ग्राम N2 रिएक्ट्स विथ 6 ग्राम बाय 28 ग्राम H2, यानी 1 ग्राम N2 कितना के साथ रिएक्ट करेगा, तो 1 ग्राम N2 6 ग्राम बाय 28 ग्राम, 6 ग्राम बाय 28 ग्राम H2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो कितना N2 हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको N2 कितना दिया हुआ है, तो 2000 ग्राम, कितना दिया हुआ है, 2000 ग्राम। सो 2000 ग्राम N2 कितना के साथ रिएक्ट करेगा, तो 6 ग्राम बाय 28 ग्राम इंटू 2000 ग्राम, नहीं, इंटू 2000 ग्राम। कैंसिल कर दीजिए, 4 से काटिएगा तो 7 टाइम्स, और 4 से काटिएगा तो 500 टाइम्स, नहीं, और इसको यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30, और 30 पर 00 बाय 7,
यानी कि 4, फिर 2 पर 0, 4, फिर 2 पर 0, 4.45 ग्राम ऑफ H2। नहीं, इसका मतलब है कि 2000 ग्राम N2 को रिएक्ट करने के लिए कितना H2 चाहिए, तो 444.45 ग्राम, 444.45 ग्राम, यानी कि 2000 ग्राम N2 को रिएक्ट करने के लिए 444.45 ग्राम H2 चाहिए। लेकिन हमको H2 दिया कितना है रिएक्ट करने के लिए, तो हमको H2 रिएक्ट करने के लिए दिया है 1000 ग्राम। कितना दिया है, 1000 ग्राम। और 2000 ग्राम N2 के लिए मात्र हमको कितना चाहिए, तो इतना ही ग्राम चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर यानी कि 2000 को इतना ही चाहिए, इसका मतलब ये बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि ये ज़्यादा है, यानी कि इसको और N2 का अमाउंट चाहिए, इसको और अमाउंट में N2 चाहिए। नहीं, यानी कि इतना से कम नहीं चलेगा। तो ये ज़्यादा है तो ये क्या हो गया, कम हो गया। ये कम हो गया तो यहाँ पर N2 क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि जो ज़्यादा हो और जो कम हो। नहीं, दो अगर रिएक्टेंट है तो दोनों में से जो कम हो वो क्या हो जाएगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट, वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। उसके बाद एक मेथड तो हम लोग देख लिए, हमको पता चल गया कि N2 यहाँ पर क्या है, तो लिमिटिंग रिएजेंट है। N2 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, नहीं N2 लिमिटिंग रिएजेंट है। उसके बाद जो है यानी कि एक और सेकेंड मेथड से पता करते हैं। सेकेंड मेथड से कैसे पता करेंगे, तो सेकेंड मेथड से हम बता सकते हैं कि 6 ग्राम H2 reacts with, since 6 ग्राम H2 reacts with 28 ग्राम N2, उल्टा भी तो हम लिख सकते हैं। यानी कि पहले हम देखे थे कि 28 ग्राम N2 को रिएक्ट करने के लिए कितना H2 चाहिए, 6 ग्राम। 28 ग्राम N2 को रिएक्ट करने के लिए कितना H2 चाहिए, 6 ग्राम। नहीं तो उल्टा लिख सकते हैं, 6 ग्राम H2 को रिएक्ट करने के लिए कितना N2 चाहिए, तो 28 ग्राम। 6 ग्राम H2 को रिएक्ट करने के लिए कितना N2 चाहिए, तो 28 ग्राम। तो वही लिखे हैं, सिंस 6 ग्राम H2 रिएक्ट्स विथ 28 ग्राम N2, सो 1 ग्राम H2 reacts with 28 ग्राम बाय 6 ग्राम। नहीं तो 1 ग्राम H2 को रिएक्ट करने के लिए कितना N2 चाहिए, तो 28/6 ग्राम, 28/6 ग्राम, नहीं 28/6 ग्राम। तो कितना ग्राम H2 दिया हुआ है, तो हमको H2 दिया हुआ है 1000 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम को तो 28/6 ग्राम इंटू 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, और 2 से 3 और 2 से 500 और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 4 14 पर 00/3 डिवाइड कीजिए तो 3 चौक 12, नहीं 3 4 जा 12, 2 पर 0 तो 2 पर 0 तो 6, फिर 2 पर 0 तो 6, फिर 2 पर 0 तो 7 ग्राम। यानी कि 1000 ग्राम N2 को रिएक्ट करने के लिए 1000 ग्राम N2 को रिएक्ट करने के लिए कितना, यानी 1000 ग्राम H2 को रिएक्ट करने के लिए 1000 ग्राम H2 को रिएक्ट करने के लिए कितना N2 चाहिए, तो यानी कि 4666 पॉइंट, यानी कि 4666.67 ग्राम N2 चाहिए। नहीं इतना ग्राम N2 चाहिए, यानी 1000 H2 को रिएक्ट करने के लिए इतना ग्राम N2 चाहिए। 1000 H2 को रिएक्ट करने के लिए इतना ग्राम N2 चाहिए। हमको N2 दिया कितना है, तो 2000 ग्राम। नहीं कितना दिया है, 2000 ग्राम। इसका मतलब ये हमको कम दिया है, ये घट गया है, कम गया है रिएक्शन में। तो ये कम गया है तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि ये क्या होगा,
तो लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या होगा? ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हम लोग फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। हम तो लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन कर लिए दो तरीके से, और दोनों तरीके से हम किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट को क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। अब कहता है कि विल एनी ऑफ टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड? विल एनी ऑफ टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड? यानी कि ऐसा कोई रिएक्टेंट है जो बचा हुआ रह जाता है। तो हम फर्स्ट मेथड से देखे थे तो कौन बच रहा था? तो हाइड्रोजन। लेकिन पहले यहाँ हमको पता चल गया है कि लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि कितना NH3 बनेगा, उसको हम बना लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिटरमाइन करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो आप कह सकते हैं सिंस 28 ग्राम N2 फॉर्म्स 34 ग्राम ऑफ NH3, यानी कि 28 ग्राम N2 कितना NH3 बनाता है? तो 34 ग्राम। 28 ग्राम N2 कितना NH3 बनाता है? 34 ग्राम। किससे? तो ये हम जो रिएक्शन में लिखे हैं सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट, जिसको हम स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट से हम ऐसा क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। सो 1 ग्राम N2 फॉर्म्स तो 34/28, तो कितना ग्राम N2 है? तो 2000 ग्राम N2 है। तो 2000 ग्राम तो 34/28 इंटू 2000 काट दीजिए। 4 से तो 7 नहीं, और 4 से तो 500 हो गया। मल्टीप्लाई कीजिए 0 और 17 पर 00 बाई 7, 2 3 पर 0 तो 4 फिर 2 पर 0 तो 2, और फिर 6 पर 0 तो 8, फिर 4 पर 0 तो 5, यानी कि 2428.5 ग्राम NH3 क्या होगा? बनेगा। यानी कि जितना हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया हुआ है, उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से इतना ग्राम NH3 बनेगा। और हम बार बार बताए हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिटरमाइन करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि सिंस 28 ग्राम N2 फॉर्म 34 ग्राम ऑफ NH3, तो 1 ग्राम कितना बनाएगा? तो 34/28। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर कौन है? N2। लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर कौन है? N2। तो कितना N2 दिया हुआ है? तो 2000। तो 2000 से कितना बनेगा? तो इतना ग्राम NH3 क्या होगा? बनेगा। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नहीं, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रीमेन अनरिएक्टेड? तो आप सेकेंड का कह सकते हैं यस, और कौन? तो H2। थर्ड का क्वेश्चन कहता है इफ़ यस व्हिच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास? यानी कि कौन होगा? तो यहाँ सिर्फ यस लिखना है। और सेकेंड में कौन होगा? तो हाइड्रोजन होगा। उसके बाद कह रहा है उसका मास कितना होगा? नहीं, यानी जो नहीं रिएक्ट करेगा उसका अमाउंट क्या होगा? तो अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड H2। तो टोटल कितना था H2? तो 1000 ग्राम। और रिएक्ट कितना किया था? तो 444.45 ग्राम, यही ना। तो कितना बच जाएगा? तो इसको माइनस कर लीजिए। 1000.00.45 और 444, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 4 जाएगा तो 5.9 में से 4 तो 5, 9 में से 4 तो 5, 9 में से 4 तो 5, यानी कि 555.5
55 ग्राम, इतना ग्राम जो है H2 क्या होगा, बच जाएगा, जो कि रिएक्ट नहीं करेगा। इतना ग्राम H2 क्या होगा, बच जाएगा, जो कि रिएक्ट नहीं करेगा। तो कहा था कोई बचेगा, तो हाँ बचेगा। कौन बचेगा, तो हाइड्रोजन बचेगा। कितना बचेगा, तो इतना बचेगा, नहीं इतना बचेगा, तो रेस्ट इतना रह गया। तो हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है सो 4th नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। किसके तरफ, तो 4th नंबर क्वेश्चन के तरफ। तो 4th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो 4th नंबर क्वेश्चन कहता है कि इथाइल अल्कोहल जो है इस रिएक्शन द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इथाइल अल्कोहल इस रिएक्शन द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। कहता है परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए, नहीं क्या कहता है, परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए। और कहता है कि इतना ग्राम जब रिएक्ट करता है इथिलीन, इतना ग्राम एथिलीन जब रिएक्ट करता है तो इतना ग्राम इथाइल अल्कोहल क्या होता है, ऑब्टेंड होता है। यानी 4.6 ग्राम एथिलीन जब रिएक्ट करता है तो 4.7 ग्राम इथाइल अल्कोहल क्या होता है, ऑब्टेंड होता है। तो रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, नहीं 4th नंबर क्वेश्चन रिएक्शन है C2H4 गैस प्लस H2O लिक्विड बनाता है C2H5 और OH, नहीं ये भी लिक्विड। अब चूँकि मास से रिलेटेड है तो डायरेक्ट मास लिखेंगे। तो 12 दूना 24 4 26, तो यानी कि 26 ग्राम C2H4 और यहाँ 18 ग्राम H2O और यहाँ 12 दूना 24 36 46 ग्राम 46 ग्राम क्या है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल। तो इथिलीन कितना है, तो 26 ग्राम, वाटर 18 ग्राम और इथाइल अल्कोहल कितना, तो 46 ग्राम। नहीं तो कहता है 4.6 ग्राम एथिलीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो 4.7 ग्राम इथाइल अल्कोहल बनाता है। और कहता है परसेंटेज यील्ड निकालिए। नहीं तो यहाँ पर पहले हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि कितना कितना बनेगा, नहीं कितना कितना बनेगा। तो आप कह सकते हैं सिंस 26 ग्राम C2H4 गिव्स 46 ग्राम C2H5OH, नहीं यानी कि 26 ग्राम एथिलीन 26 ग्राम एथिलीन कितना ग्राम इथाइल अल्कोहल देता है, तो 46 ग्राम। 26 ग्राम एथिलीन कितना ग्राम इथाइल अल्कोहल देता है, तो 46 ग्राम। ये हम स्टोइकियोमेट्री कॉन्सेप्ट से लिखे, नहीं स्टोइकियोमेट्री कॉन्सेप्ट से लिखे। यानी 26 ग्राम एथिलीन कितना ग्राम इथाइल अल्कोहल देता है, तो 46 ग्राम। तो 1 ग्राम कितना देगा, 1 ग्राम कितना देगा, तो 46/26। 1 ग्राम कितना देगा, तो 46/26। तो कितना ग्राम एथिलीन दिया है, तो 4.6 ग्राम। कितना दिया है, 4.6 ग्राम। तो 4.6 ग्राम से कितना इथाइल अल्कोहल ऑब्टेंड होगा, 1 ग्राम से तो इतना हो गया और 26 ग्राम से इतना इथाइल अल्कोहल हो गया। तो 4.6 ग्राम से कितना ग्राम एथिलीन ऑब्टेंड होगा, 4.6 ग्राम से कितना ग्राम एथिलीन ऑब्टेंड होगा, तो 46/26 इंटू 4.6। इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 7.557 ग्राम, नहीं C2H5OH। यानी कि 4.6 ग्राम से इतना ग्राम इथाइल अल्कोहल क्या होगा, ऑब्टेंड होगा। 4.6 ग्राम से 7.557 ग्राम इथाइल अल्कोहल ऑब्टेंड होगा। कितना से, तो 4.6 ग्राम एथिलीन से, 4.6 ग्राम एथिलीन से। लेकिन ये कहता है कि 4.6 ग्राम एथिलीन से 4.7 ग्राम इथाइल अल्कोहल ऑब्टेंड होता है। 4.7 ग्राम इथाइल अल्कोहल ऑब्टेंड होता है।
जबकि हम कैलकुलेट करके निकाले हैं तो 4.6 ग्राम से इतना ऑब्टेंड होता है, 4.6 ग्राम से इतना ऑब्टेंड होता है। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि एजेंसी वाला बोला था बाइक का एवरेज 60 का देगा, 1 लीटर में 60 किलोमीटर चलेगा। एजेंसी वाला क्या बोला था, तो बाइक जो आप खरीद रहे हैं वो बाइक 1 लीटर में 60 किलोमीटर चलेगा। लेकिन जब हम 1 लीटर पेट्रोल डलवा के जब हम 1 लीटर पेट्रोल डलवा के एक्चुअल में बाइक को रोड पर चलाए तो वो 50 का ही एवरेज दिया। नहीं, तो बाइक वाला यानी कि एजेंसी वाला बोला कि 4.6 ग्राम से इतना ग्राम ऑब्टेंड होगा, 4.6 ग्राम से इतना ग्राम ऑब्टेंड होगा। लेकिन एक्चुअल में 4.6 ग्राम से 4.7 ग्राम इथाइल अल्कोहल ही ऑब्टेंड होता है। तो ये क्या होगा, एक्चुअल यील्ड, और ये जो ऑब्टेंड हुआ है ये थ्योरेटिकल यील्ड। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे थ्योरेटिकल यील्ड, इसको थ्योरेटिकल यील्ड। और एक्चुअल यील्ड कितना है, तो एक्चुअल यील्ड हमको दिया हुआ है 4.7 ग्राम, 4.7 ग्राम। तो परसेंटेज यील्ड जब निकालना रहता है तो एक्चुअल यील्ड में क्या करते हैं, तो थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्चुअल यील्ड कितना है, तो एक्चुअल यील्ड 4.7 और थ्योरेटिकल यील्ड कितना है, तो 7.557 इंटू 100। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 62.19% आएगा, 62.19%। इसी को क्या कहते हैं, परसेंटेज यील्ड। इसी को क्या कहा जाता है, परसेंटेज यील्ड कहा जाता है। तो हमारा जो है 4th नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उसके बाद हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। किसके तरफ, तो 5th नंबर क्वेश्चन के हम तरफ चलते हैं। जिसको भी नोट करना हो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन CH4 गैस O2 बनाता है CO2 प्लस H2O, गैस, लिक्विड और गैस। अब जो है हाइड्रोजन 4 तो 2, तो ऑक्सीजन 2 और 2 तो 4 तो 2। अब जो है चूँकि मास से रिलेटेड क्वेश्चन है तो स्टोइकियोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट जो लिखेंगे वो मास से रिलेटेड ही लिखेंगे। किससे लिखेंगे, मास से। तो यहाँ पर मास लिखिएगा तो 12×4 16 ग्राम CH4, 1632 तो 64 ग्राम O2 है और 44 ग्राम CO2 है और 36 ग्राम H2O है। कहता है कितना वाटर बनेगा, 16 ग्राम मीथेन से कितना वाटर बनेगा। तो 16 ग्राम मीथेन से कितना वाटर बनेगा, तो सीधा सा स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 16 ग्राम मीथेन से 36 ग्राम वाटर बनेगा। 16 ग्राम मीथेन से 36 ग्राम वाटर क्या होगा, बनेगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन तो कितना होगा, तो 36 ग्राम H2O। कितना होगा, 36 ग्राम। 1 लाइन का क्वेश्चन है। अगर हमको स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट आता है, और हम बार बार कह रहे हैं कि पिछले क्लास का वीडियो देखिए, इसमें हम स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताए हैं, वो आपका स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन बनाना एकदम आसान, पता ही नहीं चलेगा कि हम स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ CH4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबसन। तो वही है रिएक्शन, वही है, CH4 है, मीथेन का कंबसन किया जाता है तो क्या बनता है, तो CO2 बनता है और क्या बनता है, तो वाटर बनता है। क्या बनता है, वाटर बनता है। अब जो है
यहाँ पर मोल का भी कॉन्सेप्ट है और मास का भी। तो मोल लिखिएगा तो 1 मोल क्या लिखाएगा CH4, 2 मोल क्या लिखाएगा O2, 1 मोल क्या लिखाएगा CO2 और 2 मोल क्या लिखाएगा तो H2O, 2 मोल क्या लिखाएगा H2O। ठीक है। मास तो मास लिखे ही हैं, 16 ग्राम CH4, 64 ग्राम O2, उसके बाद 44 ग्राम CO2 और 36 ग्राम H2O, 36 ग्राम H2O। क्लियर है। कहता है हाउ मैनी मोल्स ऑफ CH4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, यानी 22 ग्राम CO2 को 22 ग्राम CO2 ऑब्टेंड होने के लिए कितना मोल CH4 चाहिए, नहीं कितना मोल CH4 चाहिए। तो आप लिख सकते हैं सिंस, नहीं 44 ग्राम CO2 इज ऑब्टेंड बाय 1 मोल CH4। 44 ग्राम CO2 कितना से ऑब्टेंड होता है तो 1 मोल CH4 से। कितना से 1 मोल CH4 से। तो 1 ग्राम CO2 इज ऑब्टेंड बाय, तो 1/44, नहीं 1/44। तो कितना हमको CO2 चाहिए तो 22 ग्राम, यानी 22 ग्राम CO2 कितना मोल यानी कि CH4 से ऑब्टेंड होगा। तो 22 ग्राम, नहीं 22 ग्राम, तो 1/44 इंटू 22, 2 टाइम्स, यानी कि 1/2 मोल, 1/2 मोल CH4, 1/2 मोल CH4 से। ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड जो भी NCERT का क्वेश्चन था आज हम सारा का सारा क्वेश्चन देख लिए हैं, और कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा।